Assalamualaikum. Today's video is related to variance and coefficient of variation part 2. पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। बेसिकली ये है क्या, इसका फार्मूला क्या है और डिफरेंट हमने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। सो बेसिकली वेरिएंस आपका एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जिस तरह कि आपका जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका डाटा कितना डिस्पर्स है, कितना डाइवर्स है, उसकी जो आपस में वैल्यूज हैं उनका रिलेशनशिप किस तरह का है, कि वो आपस में वैल्यूज बहुत ज्यादा डिस्पर्स डाटा है, एक सीरीज में डाटा डिस्पर्स है, या वो कंसिस्टेंट है। अब उसके लिए वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वेरिएंस आपने फाइंड आउट करना है तो आप स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के थ्रू आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ आपको मीन का भी पता होना चाहिए, और बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन में क्योंकि मीन भी यूज होता है तो मीन आप ऑब्वियसली आप यूज करते हैं। अब फर्दर जो है इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मजीद हम वेरिएंस को किस तरह, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम किस तरह अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उन चीजों को भी देखेंगे। तो ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू कि आपको अगर डाटा गिवन है, आपको लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, लेकिन उसके थ्रू अब आपको मीन कैलकुलेट करना है। अब देखिए, एक तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता है कि उसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास आंसर आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। सो बेसिकली आपके फॉर्मूला में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन्वॉल्व है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व है और मीन इन्वॉल्व है, ये तीन वैल्यूज। अगर इन तीन में से जैसे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पता हो तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है बल्कि और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है तो अब आप मीन कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई सी भी दो वैल्यूज गिवन हो तो आप थर्ड वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे। बेसिकली ये फर्दर यूजेज है कि आप उस फॉर्मूला को, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूला को और किस तरह से यूज कर सकते हैं। Okay, so question is, if the record of amount spent by you on various evenings gives a coefficient of variation of 50% and a standard deviation of 4, what was your average expenditure? यानी आपको CV given है, आपको standard deviation given है, अब आपको फॉर्मूला यूज करते हुए मीन यानी कि एवरेज एक्सपेंडिचर आपने फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन देते हैं। आप सबसे पहले जो डाटा आपको गिवन है आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। CV is equal to 50% and standard deviation is equal to 4 रुपीज। आपको एवरेज या मीन कैलकुलेट करना है। आप फॉर्मूला लिखेंगे CV का, CV is equal to standard deviation over mean multiply by 100। अब आपने बेसिकली सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, जो कि 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4, उसकी वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद आप डिवाइडेड बाय मीन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 400 आपके पास आ जाएगा। फिर क्योंकि अब आपने मीन कैलकुलेट करना है तो आप मीन को इक्वल के इस साइड पर ले जाएंगे और 50 जो कि लेफ्ट साइड पे है उसको राइट साइड पे ले जाकर मीन की जगह पर आप डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली अब आपके पास जो टर्म बन गई है वो है मीन इज इक्वल टू 400 ओवर 50, और इसको डिवाइड करने के बाद यू विल हैव 8 रुपीज, यानी मीन जो है वो इक्वल आपके पास आएगा 8 रुपीज के। यानी एवरेज आपके पास जो अरिथमेटिक मीन या एवरेज वैल्यू या मीन आया है वो आपके पास 8 आ गया है। तो बेसिकली ये आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यूज करते हुए आपने मीन कैलकुलेट किया। तो अगर अब आपको किसी क्वेश्चन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको मीन दिया हुआ हो तो और आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो सकता है, तो सिर्फ आपको क्या करना होगा कि मीन की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह SD इसी तरह लिखेंगे और फर्दर आप कैलकुलेट करके
सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी सिर्फ अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप कर पाएंगे कि रीअरेंज किस तरह से होगा। वो भी बिल्कुल आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस फॉर्मूला से ये दो चीजें पता हो और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा हो। So next question is from some financial statistical it is found that the monthly average electrical charges was rupees 2460 yani 2460 and standard deviation is rupees 120. The monthly average direct wages was rupees 42,000 and SD standard deviation is rupees 1200. State which is more variable with proper reason. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बेसिकली ये बताया गया है कि आपको दो डिफरेंट डाटा गिवन है। एक आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का एवरेज गिवन है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। एक आपको डायरेक्ट वेजेस गिवन है और उनकी मंथली एवरेज गिवन है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। और आपको कहा गया है कि आपने ये बताना है कि दोनों में से यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस में से और डायरेक्ट वेजेस में से कौन सा डाटा ज्यादा वेरिएबल है, ज्यादा डिस्पर्स है। तो आप ये चीज आपको क्योंकि मीन गिवन है, एवरेज गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू ये बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा डाटा आपके पास ज्यादा डाइवर्स है या ज्यादा वेरिएबल है, कौन सा ज्यादा डिस्पर्स है और कौन सा कम डिस्पर्स है। आइए हम इस ये भी यूज देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह दो डिफरेंट डाटास को आपस में कंपेयर करता है और कंपेयर करके ये बता सकता है कि कौन सा डाटा ज्यादा वेरिएबल है और कौन सा डाटा कम वेरिएबल है। सॉल्यूशन देख लेते हैं और सबसे पहले सॉल्यूशन में हम डाटा राइट डाउन कर लेते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, एक तरफ आपको इलेक्ट्रिकल चार्जेस का गिवन है और एक तरफ डायरेक्ट वेजेस का आपको डाटा गिवन है। जिस तरह आपको मीन गिवन है 2460 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 120 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। For direct wages mean is 42,000 and for standard deviation direct wages के लिए is equal to 1200. So basically आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है एंड देन आपने डायरेक्ट वेजेस के लिए आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। सो CV फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज इक्वल टू आप फॉर्मूला लिख देंगे जो कि आपने CV का पढ़ा हुआ है और ये दोनों चीजें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन आपको गिवन है। आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, SD की जगह 120 लिखेंगे, मीन की जगह यू कैन राइट 2460 यानी 2460। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करें, 120 मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद आप डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 2460 से। तो you will have CV coefficient of variation for electricity charges which is equal to 4.87। अभी ये आपके पास सिर्फ एक सीरीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से रिलेटेड है उसका आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट आपने कर लिया है। अब नेक्स्ट आप डायरेक्ट वेजेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो CV फॉर डायरेक्ट वेजेस के लिए आप फॉर्मूला लिखें, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन for direct wages is equal to 1200 and mean is equal to 42,000। फर्दर अब आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 42,000, इनको सॉल्व करके आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 2.85। अब अगर आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें यानी फॉर CV फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड CV फॉर डायरेक्ट वेजेस, तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए जो CV आया है वो लार्जर है। ठीक है, तो जो वैल्यू जिसका CV लार्ज होगा उसका मतलब ये है कि वो डाटा ज्यादा वेरिएबल है, उसमें ज्यादा वेरिएशन है, ज्यादा डिस्पर्स डाटा है। So basically जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट which data is more variable either electricity charges or direct wages। So क्योंकि आपके पास CV for electricity charges के लिए जो वैल्यू आई है वो बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, आप ये स्टेटमेंट एंड पे आपने लाजमी लिखनी है क्योंकि जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है
ये बताना है कि दोनों सीरीज में से कौन सा डाटा ज़्यादा वेरिएबल है। तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे ये स्टेटमेंट, तो यहाँ पर 2 लाइन्स पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है, तो बेसिकली आपके नंबर जो है वो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मेजर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो इसी दो स्टेटमेंट पर ही मुश्तमिल है। तो सिंस CV इज लार्जर फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो ज़्यादा वेरिएबल है देन डायरेक्ट वेट। तो यानी ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला है उसका हम सेकंड यूज है। फर्स्ट यूज आपने देखा कि उसके थ्रू अगर आपको, क्योंकि फॉर्मूला में CV इन्वॉल्व है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन इन्वॉल्व है, तो किसी भी कोई आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी तो आप थर्ड वैल्यू निकाल लेंगे, जिस तरह हमने मीन फाइंड आउट किया है। और इस क्वेश्चन में आपने देखा CV का सेकंड यूज, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप फॉर्मूला को CV को यूज करते हुए आप ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास 2 या मोर देन 2 आपके पास डिफरेंट सीरीज का डाटा गिवन है, तो आप उनको आपस में कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि सीरीज में से जितनी भी सीरीज गिवन है उनमें से कौन सा डाटा या कौन सा जो सीरीज है वो ज्यादा वेरिएबल डाटा पे मुश्तमिल है। Next question is the scores of two batsmen A and B in 10 innings during a certain season are as under. डाटा आपको गिवन है A सीरीज और बैट्समैन A के लिए एंड बैट्समैन B के लिए। X एंड F की वैल्यूज गिवन है, उसका डाटा गिवन है, बेसिकली X की वैल्यूज गिवन है सिर्फ। फाइंड विच ऑफ द बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग, यानी आपको दो सीरीज ऑफ डाटा गिवन है, एक बैट्समैन ए के लिए एक बैट्समैन बी के लिए, उनके स्कोर के थ्रू आपने अब आप उसका CV फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे, और उससे आपने क्या बताना है, उससे आपने ये बताना है कि दोनों में से कौन सा बैट्समैन ने ज्यादा अच्छा एवरेज उसकी रही है, ज्यादा अच्छा एवरेज की बजाय कि ज्यादा अच्छा उसने किसने परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर फर्दर इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ओके, सबसे पहले क्योंकि आपने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि आपको पता है पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको मीन कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो आना चाहिए। तो उसको ये सॉल्व करने से पहले आप उसको एक दफा जरूर गो थ्रू कर लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले फॉर सीरीज ए के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सीरीज बी के लिए सॉल्व करेंगे। सीरीज ए के लिए हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है, उन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे और उन्हें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनल वैल्यू से जो कि 10 है। सम करके you will have 460 and in denominator you have 10 which is n number of observation, और 460 divided by 10 आप लिखेंगे तो you will have 46। ये गलती से पॉइंट डल गया था और उसको मैंने कॉमा में फिर कन्वर्ट किया कि वो पॉइंट नहीं है और ये कॉमा भी नहीं है, तो बेसिकली ये 46 ही है। मीन इज इक्वल टू 46, क्योंकि जब आप 460 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास मीन आएगा 46। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको पता है फॉर्मूला, आपने समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मीन तो कैलकुलेट आप कर चुके हैं, आप अब टेबल एक बनाएंगे जिसमें कॉलम 1 में आपके पास x होगा, सेकंड कॉलम में आपके पास x माइनस एक्स बार होगा, जिसमें आप जो x की वैल्यूज हैं जो कि फर्स्ट वैल्यू जो कि यहाँ पर है 32 और हमने अभी मीन कैलकुलेट किया है विच इज इक्वल टू 46। 32 माइनस 46 करेंगे तो हमारे पास माइनस 14 आएगा। इस तरह 28 माइनस 46 इज इक्वल टू माइनस 18, 47 माइनस 46 इज इक्वल टू 1, 63 माइनस 46 is equal to 17, 71 minus 46 is equal to 25 and so on। इसी तरह अब तमाम वैल्यूज में से x की वैल्यूज में से आप 46 को माइनस करके जो भी आंसर आएगा विद माइनस साइन और पॉजिटिव साइन, जो भी उसका साइन होगा, अब एज इट इज उसको x माइनस एक्स बार में आप उसे लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए होता है और ये जो स्क्वायर है ये जितने भी माइनस साइन होंगे डाटा में उन माइनस को वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो माइनस 14 का आप स्क्वायर लेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 196 माइनस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 25 स्क्वायर 625, minus 7 square is equal to 49, minus 36 square is equal to 1296 and so on. and इसी तरह आप पूरा अपने कॉलम अपना तमाम वैल्यूज का आपने x माइनस एक्स बार स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसको फाइंड आउट कर लें x माइनस एक्स बार स्क्वायर को, तो उसके बाद अब आपने इनका सम कैलकुलेट करना है, समीशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूला में गिवन है। सो अब आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, समीशन आप फाइंड आउट करेंगे, तो जब इनका प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6500। तो आपने समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, n की जगह यू विल राइट 10, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज आपको गिवन है। जब आप पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल हैव स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 25.49। नेक्स्ट अब आप सीरीज ए के लिए सॉल्व कर चुके हैं, अब आपको सेम प्रोसीजर से अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है फॉर सीरीज बी। इसी तरह आप समीशन x ओवर n से तमाम वैल्यूज ऐड करेंगे, उन्हें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपके पास मीन आएगा विच इज इक्वल टू 50। इसी तरह अब आपने x की तमाम वैल्यूज लिखनी है, x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, यानी कि 19 जो कि फर्स्ट वैल्यू है उसमें से आप माइनस करेंगे 50 जो कि आपका मीन है, तो आपके पास माइनस 31 आएगा। और इसी तरह इन तमाम वैल्यूज को आप 50 से माइनस करके जो भी आंसर आएगा आप सेकंड कॉलम में जो कि x माइनस एक्स बार का है उसमें राइट डाउन कर लेंगे, और इसके बाद ये सेकंड जो कॉलम है उसमें जो भी डाटा है अब आप उसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेके उसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे जो कि है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। जब आप इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो उसके बाद है वो है कि अब आपने इन तमाम को प्लस करना है, इनका समीशन फाइंड आउट करना है। तो जो समीशन आप फाइंड आउट करेंगे इनका प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5968। ओके, इसके बाद अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। 5968 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 596.8, और उसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा विच इज इक्वल टू 24.42। ये सब प्रोसीजर जो है मैंने जल्दी से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का बता दिया, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको सारा प्रोसीजर स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको अगर दोबारा देखना हो तो आप उसको भी दोबारा से स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड की हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर भी अपनी तरफ से मैंने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करने की प्रोसेस को कोशिश की है। ओके, सो बेसिकली अब हम सीरीज ए एंड सीरीज बी दोनों के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, मीन आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। तो अब आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू लिखी है, मीन की वैल्यू लिखी है, इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई करना है एंड देन डिवाइड करेंगे। So you will have coefficient of variation for batsman A which is equal to 55.4 and for batsman B coefficient of variation आप calculate करेंगे, जो SD mean आपने अभी calculate किया है उसको लिखकर find out करके आप coefficient of variation निकालेंगे which is equal to 48.8। ओके, अब आप देखेंगे वैल्यूज को, तो आप देखेंगे बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की जो CV की वैल्यू आएंगी है वो आप देखेंगे कि बैट्समैन बी के लिए जो CV की वैल्यू है वो स्मॉलर है CV की वैल्यू, तो इसलिए आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्योंकि B का स्मॉलर है तो बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज बैटिंग। अब क्योंकि जब आपको जो अगर आप मैं देखूं अगर आपको बताऊं इसको कंपेयर करूं सेकंड क्वेश्चन से, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वेरिएबल बताना है, ठीक है, कि कौन सा डाटा कौन सी सीरीज ज्यादा वेरिएबल है। उसमें आपने देखा था जो लार्जर वैल्यू है वो वेरिएबल है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि जो उससे दूसरी वैल्यू होगी वो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज्यादा थे, लार्जर वैल्यू आई थी उसके लिए CV की, तो वो वेरिएबल था। इसका मतलब डायरेक्ट वेजेस जो है उसका डाटा कंसिस्टेंट था, ठीक है, उसका डाटा वेरिएबल नहीं था।
इसी तरह अगर अब आप बैट्समैन ए और बैट्समैन बी इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, तो अब हम ये कह रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो कंसर्न है वो हमने ये नहीं बताना कि कौन अपनी बैटिंग में ऊपर नीचे होता रहा, कि कभी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी कभी बुरी थी। आपने ये बताना है कौन ज्यादा अच्छा ओवरऑल ज्यादा अच्छा खेला है, कौन ज्यादा अच्छा कंसिस्टेंट रहा है, कि उसने हर मैच में सपोज उसने 10 मैचेस में लगातार परफॉर्म किया, तो इसमें कंसिस्टेंसी बतानी है। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि जो सीवी की वैल्यू स्मॉलर होगी वो कंसिस्टेंट है, और जो बड़ा वैल्यू होगी वो वेरिएबल डाटा होगा, वो आपके पास कंसिस्टेंट डाटा नहीं है। ये इसी तरह इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि हमने अभी सॉल्व किया है, जिस तरह ये उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि अब आपने सॉल्व करना है। इसमें आपको डाटा गिवन है सीरीज ए एंड सीरीज बी का, तो आपने सिर्फ जो है फाइंड आउट करना है। इसमें जो है आपके पास अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको x गिवन है, ये जो वेरिएबल है ये बेसिकली x है, और ये जो सीरीज ए और सीरीज बी अलग अलग गिवन है ये आपके पास f है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज है। तो अब आपने यहाँ पर जो अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का या मीन का, वो अब आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सिंपल सीरीज डाटा था, उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो आपने क्या किया था, आपने डायरेक्टली आपने उस पर सिंपल सीरीज वाले फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अप्लाई किए और मीन के लिए भी। लेकिन अगर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अब आपको x और f दोनों की वैल्यूज गिवन है, तो इसमें अब आपने जो डाटा यूटिलाइज करना है, जो फॉर्मूला और इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करनी है, वो फॉर जो आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का फॉर्मूला है, आपने वो यूज करना है। और उसमें जिस तरह अप्लाई होता है आपने वही आपने सब कुछ आपने डाटा यूज करना है। अब उसका पहला स्टेप मैं आपको बता देती हूँ कि आपने, क्योंकि x की वैल्यूज है तो इनका आपने पहले मीन फाइंड आउट करना है, फिर आप मीन यानी कि उनका मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो वो जो वैल्यू x की आ जाएगी 15 आएगी पहली वैल्यू, तो वो अब आपके पास x बन जाएगी। तो फिर अब आप उसके साथ x दोनों के कॉमन होंगे एक दफा, अब आपने x और f सीरीज ए के साथ सॉल्व करना है, और दूसरी दफा फिर आपने ये x की वैल्यूज सीरीज बी के साथ जो f होगा उसको सॉल्व करेंगे। और आपने इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट करने के बाद आप सीवी कैलकुलेट करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में जो आपके पास डाटा जो वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी वो आपके पास डाटा ज्यादा वेरिएबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आपने स्टेटमेंट एंड पे लाजमी लिखनी है कि विच सीरीज ए और सीरीज बी विच इज मोर वेरिएबल। ओके, यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर, पार्ट 2 ऑफ वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेसिकली इसमें हमने जो सीवी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका फर्दर हमने यूज देखा है कि उसे आप सीवी कैलकुलेट करने के अलावा उसे किस तरह डाटा को कंपैरिजन करने के लिए, ये बताने के लिए कि दो डाटा मल्टीपल सीरीज गिवन है, सीरीज ए सीरीज बी सीरीज 1 या सीरीज 2 गिवन हो, तो उसको आपस में कंपेयर करके किस तरह आप दोनों को बता सकते हैं कि कौन सा डाटा ज्यादा वेरिएबल है, कौन सा डाटा कंसिस्टेंट है। और इसी तरह आपको अगर सीवी का फॉर्मूला यूज करते हुए आप मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इंशाल्लाह उसको, जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा, हम उसमें फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हम उसमें इंशाल्लाह फर्दर उसको डिस्कस कर लेंगे, और इसमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे।